हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है और कहाँ कहाँ से ये बायोटेक हम लोगों को लाभ देता है, कहाँ कहाँ हमको लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में हम लोग देखें। तो बायोटेक का प्रयोग उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य इन तीनों क्षेत्रों में किया जाता है और तीनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग करके इसका लाभ मानव को मिल रहा है व्यापक स्तर पे। आज हम लोग बायोटेक के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो उद्योग क्षेत्र में जितने बायो प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन हुआ, एंजाइम हुआ, हार्मोन्स हुआ, इन सब के उत्पादन में, ऑर्गेनिक एसिड हुआ, इन सब के उत्पादन में कहीं न कहीं बायोटेक की भूमिका है। उसी तरीके से कृषि जगत में आधुनिक फसलों के विकास में कहीं न कहीं बायोटेक, कहीं न कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आधुनिक पौधों के विकास में, अधिक उत्पादन देने वाले पौधों के विकास में कहीं न कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है, यूटिलाइजेशन है। उसी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में बीमारियों के इलाज से लेकर दवाओं के निर्माण, वैक्सीन के प्रोडक्शन, इन सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध हो रही है। इसलिए आज का जो एरा है, दिस एरा इज कॉल्ड एरा ऑफ बायोटेक। आज हम बायोटेक का यूज एग्रीकल्चर में देखेंगे। कृषि क्षेत्र में इस बायोटेक का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि क्षेत्र में जब आधुनिक पौधे आएंगे तो आधुनिक पौधे अधिक उत्पादन देंगे और उत्पादकता जब बढ़ेगी तो उत्पादकता का संबंध सीधे न सीधे डेवलपमेंट विकास से है। आइए हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किसमें देखेंगे? एग्रीकल्चर में। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की। एक ऐसा एग्रीकल्चर जो बायोपेस्टिसाइड्स, जो जीवों द्वारा उत्पादित पेस्टिसाइड पर और बायो फर्टिलाइजर जो जीवों से प्राप्त, जीवधारियों से प्राप्त उर्वरक पर निर्भर है और जहां बीमारियों को कंट्रोल भी बायो कंट्रोल माध्यम से किया जाता है, ऐसे कृषि को हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के माध्यम से हम प्रदूषण को रोकते हैं और फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोगों ने आधुनिक फसलों को बनाया है। जिन फसलों को हम आनुवांशिक रूपांतरित फसल या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट के नाम से जानते हैं, इन फसलों को हम जीएमओ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन फसलों को हम कहते हैं। इनको हम ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, पारजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम लोग हाईली इवाल्व बनाने के लिए, अधिक विकसित बनाने के लिए, इनके लिए हम लोगों ने कुछ अच्छे जीनों को इनके अंदर समाहित किया है और ऐसे जीनों के प्रभाव से ये जो पौधे होते हैं, जो ट्रांसजेनिक होते हैं, जो जीएमओ होते हैं, वो हाई प्रोडक्शन देते हैं और हाईली रेजिस्टेंस भी होते हैं। इन पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हर तरह से अधिक उत्पादन देते हैं। आइए हम इनकी बात करें। अगर जीएमओ की बात करें तो जीएमओ में कौन कौन सी क्वालिटी होती है? पहली बात कि जीएमओ जो फसल होती है वह शीघ्र तैयार हो जाती है और जल्दी पककर तैयार हो जाती है, किसानों को उसका तुरंत लाभ मिल जाता है। दूसरी बात, ये ड्राफ्ट रेजिस्टेंस होते हैं, सूखे का प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता। कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, पाला का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं और साथ ही टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ताप बढ़ने पर भी यह फसल सुरक्षित होती है। ऐसे गुण हम ट्रांसजेनिक पौधों के अंदर लाते हैं। ये जो पौधे होते हैं हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। इनसे हमको पोषक तत्व, जो भी अनाज, जो भी तिलहन दलहन, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हाईली न्यूट्रिटिव होता है। उनके अंदर पोषक तत्व भरपूर होते हैं। और ये जो फसल होता है लेस डिपेंड ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पर कम निर्भर होते हैं। इनको से ज्यादा हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स देकर प्रोडक्शन को लेते हैं। ऐसे फसलों को ऐसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में, जीएमओ फसल के रूप में एक नाम आता है बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो डिफरेंट टाइप के बीएससी के एग्जाम्स हैं हर जगह ये पूछे जाते हैं कि बीटी क्रॉप्स क्या होता है। तो बीटी क्रॉप्स का मतलब है कि ये बीटी क्रॉप्स जो भी होते हैं वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इनके ऊपर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, फसल हमारा पूरा का पूरा प्राप्त हो जाता है और कीट इस उत्पादकता को घटा नहीं पाते हैं क्योंकि ये फसलें कीटों से सुरक्षित होती हैं। इनके अंदर ऐसा पॉइजन बनता है जिस पॉइजन को हम बीटी कहते हैं। इस बीटी पॉइजन के प्रभाव से जो कीट आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये बीटी एक बैक्टीरिया है। बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर बीटी जीन पाया जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रभावी रहता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब इस जीन को निकालकर हम क्रॉप प्लांट के अंदर डाल देते हैं तो क्रॉप प्लांट में ये एक्टिव हो जाता है और ऐसे क्रॉप प्लांट के ऊपर जब कोई इंसेक्ट पड़ता है, इसको काटता है, इसको खाता है, तो उसके शरीर में पहुंच जाता है और शरीर में जाकर उसके मिड गट के अंदर, उसके मिड गट के अंदर बड़े बड़े पोर डेवलप कर देता है, छिद्र उत्पन्न कर देता है, जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। बीटी तमाम बीटी सीरीज की फसलें डेवलप की गई हैं, जैसे बीटी काटन है, बीटी मेज है, बीटी राइस है, बीटी टोमेटो है, बीटी सोयाबीन है, बीटी टोबैको है। ऐसे बहुत सारी फसल बीटी श्रेणी की डेवलप की गई है। फर्स्ट बीटी के रूप में डेवलप क्रॉप का नाम बीटी टोबैको है तथा इंडस्ट्रियली अगर देखा जाए, उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फर्स्ट औद्योगिक रूप से इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट बीटी क्रॉप है उस क्रॉप का नाम बीटी काटन है। बीटी स्ट्रेन क्या करता है कि कुछ ऐसी प्रोटीन डेवलप करता है जो प्रोटीन इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होती है, स्पेशली जो लेपिडोप्टेरन्स है, जो कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरेंस संबर के जो कीट हैं इनके लिए यह हार्मफुल होता है। बीटी डेवलप ए प्रोटॉक्सिन, जो बीटी होता है वह प्रोटॉक्सिन के रूप में पाया जाता है। जब कोई इंसेक्ट इन पौधों के ऊपर बैठता है, इनको खाता है, तो ये जो प्रोटॉक्सिन है इंसेक्ट के शरीर में टॉक्सिन के रूप में बदल जाता है और ये टॉक्सिन उनके मिड गट में पोर डेवलप कर देता है और पोर बनने से आंख इनकी फट जाती है और इंसेक्ट डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। आइए हम देखें कि इस बीटी जीन को हम कैसे पौधे में कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डीएनए को ले लेते हैं और एक ऐसा डीएनए जिसमें बीटी जीन है, इस बीटी जीन वाले डीएनए को निकाल लेते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से की सहायता से इस डीएनए से बीटी जीन को काट लेते हैं। फिर प्लाज्मिड को लेते हैं। प्लाज्मिड किसका लिया जाएगा? तो प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का लिया जाएगा, क्योंकि प्लांट में जीन ट्रांसफर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के माध्यम से किया जाता है, इसलिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के प्लाज्मिड को ले लेते हैं। इस प्लाज्मिड को भी हम कट कर लेते हैं विथ हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर इस बीटी जीन को इस प्लाज्मिड में डीएनए लाइगेज के साथ जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिल जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना लेते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के सेल के अंदर मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेता है। फिर इस बैक्टीरियल सेल से इस प्लांट में इन्फेक्शन करा देते हैं। जब हम इन्फेक्ट कराते हैं तो जो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के अंदर का प्लाज्मिड है ये प्लांट सेल के अंदर इंटर कर जाता है और फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है और जब इसके साथ मिल जाता है तो यह पौधा जो है
जब क्रोमोसोम के साथ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है तो ये पौधा विष उत्पन्न करने लगता है, पॉइजन उत्पन्न करने लगता है, जो पॉइजन कीटों के लिए हार्मफुल होता है। इस तरह से हम बीटी कार्टन का प्रोडक्शन किए हुए हैं और बीटी कार्टन जो पौधा है यह रेजिस्टेंस फ्रॉम बालवर्म के लिए ये फुली रेजिस्टेंस हो जाता है, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्लांट में बीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ट्यूमर फार्मिंग बैक्टीरिया है। इसके सहायता से पौधे के सेल में आसानी से इसको घुसा दिया जाता है। इस तरह से बीटी कपास बनकर तैयार हो जाता है। यह पौधा कंप्लीटली जो बालवर्म है उससे रेजिस्टेंस होता है, उसमें इसमें कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कीट इस पौधे के संपर्क में आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो बीटी जीन डेवलप करने वाला पॉइजन है उसका नाम, उस जीन का नाम क्राई रखा गया है। क्राई जीन ही टॉक्सिन डेवलप करता है, तो टॉक्सिन प्रोडक्शन वाले जीन का नाम क्राई रखा गया है। और डिफरेंट टाइप के क्राई जीन अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग इंसेक्टों से इन पौधों को बचाते हैं। जैसे क्राई फर्स्ट एसी, यह काटन बालवर्म के लिए रेजिस्टेंस ये जीन होता है जो काटन बालवर्म, काटन के पौधे पर लगने वाला जो बालवर्म है उस बालवर्म से काटन के पौधे को बचाता है। इसी तरीके से क्राई सेकेंड एबी जीन, यह काटन में ही होता है। यह भी बालवर्म से काटन को रेजिस्टेंस बनाता है, सुरक्षित बनाता है। इसी तरह से क्राई फर्स्ट एबी है, यह कार्नबोरर जो मक्के में लगने वाली मक्का छेदक बीमारी है उसके लिए सुरक्षित होता है। ये बोरर कार्न को, मक्के को बचाता है। उसी तरीके से क्राई थर्ड एबी, ये पोटैटो में लगने वाले जो बीमारी है पोटैटो बीटल से पोटैटो के पौधे को सुरक्षित करता है। इसी तरीके से क्राई थर्ड बीबी, ये कार्न रूट वर्म, कार्न रूट वर्म, ये भी मक्के के जड़ में पाया जाने वाला इंसेक्ट है जिसका नाम कार्न रूट वर्म है। इस वर्म से क्राई थर्ड बीबी जो जीन है यह सुरक्षा देता है, यह इससे रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इस तरह से ये 5 टाइप के क्राइजीन होते हैं जो अलग अलग इंसेक्ट से इन पौधों को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। दिस इज अबाउट बीटी क्राफ्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, short note type question and long question also coming in different type of examination about BT cotton, BT series crops, transgenic plant and GMO, different type question coming इन एग्जामिनेशन। डिफरेंट प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जीएमओ से सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट से क्वेश्चन पूछा जाता है और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से भी क्वेश्चन आता है। इन सबको हम इस के माध्यम से हम देख सकते हैं और इनका सही उत्तर हम बता सकते हैं। डेट्स अबाउट बीटी क्रॉप्स एंड बीटी कॉटन।